पाकिस्तान एक रोग मुल्क है। इस मुल्क में कोई ठोस और पुख्ता लीडरशिप नहीं है। जिस दिन तुर्की और सऊदी अरब के हाथ में इनके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के फॉर्मूले आ गए, उस दिन इनके साथ होगा आप कौन हम कौन। और लंबी लड़ाई के संकेत हमें तब दिखेंगे जब ये डीसैलिनेशन प्लांट को अब टारगेट करेगा अमेरिका। सबसे बड़ा झटका चीन और रूस को लगेगा जब इनकी अत्याधुनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी अमेरिकियों के हाथ लगेगी। इनका न्यूक्लियर बम इनकी इकोनॉमिक बर्बादी बनेगा। ऐसा भी नहीं है कि इजराइल उतावला है या अमेरिका उतावला है, न्यूक्लियर बटन पे उंगली रख के बैठा है कोई। इस्लामिक नेटो वाला जो शब्द है वो गलत शब्द होगा, क्योंकि ये तीनों मुल्क इस्लाम को नहीं रिप्रेजेंट करते। बेशक इजिप्ट एक मिलिट्री हैवी वेट है, पर वो जानता है कि इजराइल के सामने उसकी कोई औकात नहीं है जंग जीतने की। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राव अवतार पांडे। रणक्षेत्र में आज हम दो मुद्दों पर बात करेंगे। पहली बात करेंगे हम अमेरिका के एक इंस्टीट्यूट द्वारा पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट पर एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में कुछ जबरदस्त ऑब्जर्वेशन उन्होंने लिखी है, जिसके बाद पाकिस्तान में मायूसी भी छाई है। दूसरा मुद्दा हम उठाएंगे डोनाल्ड ट्रंप का मेका डिफेंस एग्रीमेंट में समर्थन। आखिर डोनाल्ड ट्रंप को इस एग्रीमेंट के समर्थन में बोलने में इतना वक्त क्यों लग गया, और डोनाल्ड ट्रंप के प्रत्यक्ष रूप से समर्थन में आने के बाद स्थितियां मिडिल ईस्ट में कैसे बदलेंगी। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि क्यों टर्की इजिप्ट को भी इस एग्रीमेंट में लाना चाहता है। इन सभी पहलुओं पर आज हम बात करेंगे, और इन तमाम पहलुओं को समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर समरपाल सिंह तूर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद राम। जय हिंद सर। सर, इससे पहले कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का और उनके एग्रीमेंट के समर्थन पर सवाल आपसे पूछूं, उससे पहले मैं पाकिस्तान को आपसे जानना चाहूंगा। अभी जो यूएस की एक इंस्टीट्यूट है उसने उन पर रिपोर्ट जारी की है और कहा है कि जो पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर एसेट कल तक डेटरेंस की तरह तौर पे काम करता था, ऑपरेशन सिंदूर में वो डेटरेंस वाली बात समाप्त हो गई है और अब उसके लिए न्यूक्लियर एसेट जो है एडिशनल रिस्क बन गया है। आप इस ऑब्जर्वेशन को कैसे देखते हैं? देखिए, पहली चीज तो हम सबको ये यकीन करना है कि पाकिस्तान एक रोग मुल्क है। इस मुल्क में कोई ठोस और पुख्ता लीडरशिप नहीं है। यहां पे सिविल पॉलिटिकल जो टॉपरास है वो सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 साल के लिए आता है, और 5वां साल में उसे पता होता है कि या तो वो जेल जाएंगे या तो फिर वो इंग्लैंड, दुबई या सऊदी अरब कई खाड़ी के देशों में बैठे होंगे और उन्हें पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ता है, ताकि फिर दोबारा इलेक्शन हो या फिर पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो स्क्रिप्ट लिख के देगी वो ही होगा। सो पाकिस्तान में वो ही होता है जो मंजूर है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट होता है। तो अब पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेटिक रिलायबिलिटी खत्म हो चुकी है। देयर इज नो डेमोक्रेटिक रिलायबिलिटी। और ऊपर से जो रोग नेशन होता है ना, चाहे उसके पास न्यूक्लियर वेपन क्यों ना हो, अंत में जो करे बुरा उसके साथ होता भी बुरा है। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये इनका जो डीएनए है और इनके डीएनए में जो करप्शन है, जो धोखे देने की जो क्वालिटी है, और मतलब ये ना ही कट्टर मुसलमान है और ना ही ये प्योर मुसलमान के तौर पे देखे जाते हैं। ठीक है, इनके पीछे सिर्फ एक ही चीज की वजह से पूरे खाड़ी के मुल्क इनके पीछे इज्जत इसलिए दे रहे, थोड़ी बहुत जो बची भी है, सिर्फ इसलिए कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं राम, जिस दिन तुर्की और सऊदी अरब के हाथ में इनके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के फॉर्मूले आ गए, उस दिन इनके साथ होगा आप कौन हम कौन, और पीछे मुड़ तेज चल, ये पाकिस्तान को दूसरी दिशा दिखा देंगे।
इसको इग्नोर मारेंगे और जो एक्चुअल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो लेके ये खुद अपने हथियार बनाएंगे, तुर्की और सऊदी अरेबिया। ओके। तो अमेरिका अभी जिस तरीके से दोहरापन दोबारा कर रहा है, वो आग के साथ खेल रहा है। या तो अमेरिका ये पूरी जो जंग है इसका पूरे तौर पे या तो इलाज करे, अगर पूरे तौर पे इलाज नहीं करना है तो फिर मैं ये सवाल करता हूं कि फिर ये इस जंग के अंदर उतरेगी जब इसका कोई हल ही नहीं निकालना था। तो मैं अभी भी बता रहा हूं, जिस तरीके से 82nd एयरबोर्न डिवीजन को मोबिलाइज किया गया है, एक ही सवाल है कि ग्राउंड ऑफेंसिव की पुख्ता तैयारी हो रही है। ठीक है। एक फूल प्रूफ प्लानिंग चल रही है जिसमें कि ईरान को रिएक्शन टाइम ही नहीं मिलेगा ग्राउंड ऑफेंसिव के दौरान, ये लंबी लड़ाई लड़ ही नहीं पाएगी। और लंबी लड़ाई के संकेत हमें तब दिखेंगे जब ये डीसैलिनेशन प्लांट को अब टारगेट करेगा अमेरिका। इनके सारे महत्वपूर्ण ब्रिजेस, रेलवे लाइंस और रीइंफोर्समेंट वाली सड़कें, इनके एमुनिशन डिपो, इनके आईआरजीसी के ठिकाने, इन सब पे जब ताबड़तोड़ बॉम्बिंग होगी, मतलब यह संकेत होगा कि अमेरिकन मिलिट्री चाहती है कि पॉपुलेशन का डिसेंट्रलाइजेशन हो, मतलब तेहरान से बड़े बड़े जत्थों में लोग वहां से निकल जाए। क्यों? ताकि फिर सिर्फ आईआरजीसी बचे तेहरान में और फिर टारगेट एक्विजिशन में उनको आसानी हो कि पूरे शहर में सिवाय आईआरजीसी के कोई सिविलियन ना हो या सिविलियन ना के बराबर हो। और उसके बाद अमेरिका फुल ऑफेंसिव के लिए ऑन ग्राउंड, बाई एयर, लैंड, एयर एंड सी, तीनों माध्यम से ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करेगा और उसे ऑक्यूपाई भी करेगा। और सबसे बड़ा झटका चीन और रूस को लगेगा जब इनकी अत्याधुनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी अमेरिकियों के हाथ लगेगी तब। ठीक बात है सर। सर, मैं इस रिपोर्ट पे खबरें पढ़ रहा था तो एक बात और सामने आई है और उसमें कहना है कि पाकिस्तान जो है ऑपरेशन सिंदूर से पहले अपने न्यूक्लियर एसेट का, न्यूक्लियर बॉम्ब का बहुत ज्यादा लोगों के बीच में, अपने ही लोगों के बीच में प्रचार करता था, उसको बहुत बड़ा एक सक्सेस दिखाता था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो न्यूक्लियर एसेट है इसका सेलिब्रेशन काफी कम हो गया है और कन्वेंशनल वॉर की सक्सेस को वो ज्यादा दिखाते हैं। हालांकि पाकिस्तान का कन्वेंशनल वॉर के इतिहास कौन सा सक्सेस इन्होंने मापा है ये नहीं मालूम, क्योंकि जितने भी वॉर किए उन्होंने हार ही देखने को मिला है। लेकिन ये जो सेलिब्रेशन वाला पॉइंट है इसमें ये बड़ा चेंज आया है। तो क्या पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी अपने लोगों के सामने न्यूक्लियर एसेट का जो एक हवा बनाती थी अब वो नहीं बना रही? देखिए, मैं तो भारत शुरुआत से ये बोलता है, जो फेमस इकोनॉमिस्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बोलते आए हैं कि इनका न्यूक्लियर बम इनकी इकोनॉमिक बर्बादी बनेगा। और पाकिस्तान के मिनिस्टर से लेके आम आदमी भी यही कहता था कि घास खा लेंगे पर एटमी बम को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। तो आज की तारीख में इनकी ही बोली हुई बातें सच हो रही हैं। घास खा रहे हैं और एटमी बम को भी अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। अब ये एटमी बम का सौदा करेंगे और ये सौदा होगा सऊदी अरब और तुर्की के साथ, जिनको ये टेक्नोलॉजी बेचेंगे। और फिर दुनिया में और भी ज्यादा थ्रेट बढ़ेगा, ना कि घटेगा। और इसका एक ही तरीके से अंत हो सकता है, वो है अमेरिका ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए जाए और उस दौरान पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाएगा। और देखें, ऊपर से एक वर्ग है पाकिस्तान की आवाम का जो कि बहुत ज्यादा प्रो पीटीआई है और पाकिस्तान पीपल पार्टी। सो पीटीआई और पीपीपी हैं जो खुद नारे लगाते हैं कि अमेरिका ने कुत्ते पाले वर्दी वाले। वो उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की औकात इस तरीके से नापी है जिससे कि वो यही नारा लगाते हैं कि अमेरिका ने कुत्ते पाले वर्दी वाले। वो पाकिस्तान की फौज है और दहशतगर्दी के पीछे वर्दी
तो ये भी पाकिस्तान की अवाम ने ये जो कहावत है ये अपनी ही फौज के लिए लगाए हैं। और ये तब से शुरू हुआ जब से इन्होंने इमरान खान को जेल में डाला। अब इमरान खान ने काफी स्ट्रेस दिया, खासकर जब जयशंकर जी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनका उन्होंने एक वीडियो प्ले किया था इस्लामाबाद में बोल के कि ये एक्चुअल डिप्लोमेसी होती है कि भाई हम तो तेल खरीदेंगे, इंडिया तो अपनी स्टैंड को लेके अपने मुल्क को लेके प्रायोरिटी दे रहा है। तो ये उदाहरण इमरान खान दे रहे थे। इमरान खान ने रूस के साथ भी रिश्ते अच्छे बनाने के लिए कोशिश की क्योंकि उन्हें पता था कि अमेरिकी इन्हें ना हथियार दे रहे हैं ना कुछ अपग्रेड दे रहे हैं और डॉलर बहुत महंगा था। ऐसा भी पल आया जिसमें इमरान खान को खुद मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करके जाना पड़ा था मीटिंग्स के लिए। तो ये एक बहुत ही एम्बैरेसमेंट वाला सिचुएशन था। ऑस्टेरिटी ड्राइव जिसके नाम पे जितनी भी लग्जरी गाड़ियां पाकिस्तान के सरकार के नाम पे थी उन सबकी नीलामी करवाई इमरान खान ने ताकि सरकार में कुछ पैसा वापस आए। तो आप देखिए जब ऐसी नौबत आ जाती है तो एक ये इंडिकेटर होते कि इनके मुल्क और इनकी सरकार के पास पैसे खत्म है। तो ये इंडिकेटर तो बहुत पहले आ गए थे इमरान खान के दौरान। और फिर आ गई आर्मी। अब आर्मी में आया आसिम मुनीर। तो जब से आसिम मुनीर आया तब से ना कोई पैसे की बात कर रहा है ना कोई इकोनॉमी की बात कर रहा है, इन्फ्लेशन की भी कोई बात नहीं कर रहा है। आम आदमी को ना मेडिकल फैसिलिटी ना आटा गेहूं कुछ भी बेसिक चीज उसे उपलब्ध नहीं है और अगर अवेलेबल है तो बहुत महंगी है, नौकरियां नहीं है। काफी सारी एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज जो पाकिस्तान में थी वो उन्होंने निवेश करने से इनकार कर दिया, वो बाहर चली गई। चाइना का सीपेक वाला प्रोजेक्ट फेल हो गया करप्शन की वजह से। चाइना उसको लेके भी मायूस है, पर चाइना को पता है कि वो पाकिस्तान के साथ रिश्ते नहीं तोड़ सकता क्योंकि कर्जा बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के सर के ऊपर। ठीक बात है। तो वो कर्जा लिए बगैर वो उससे रिश्ते नाते नहीं तोड़ेगा। और सऊदी अरब को भी यही स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जिसमें कि उन्हें पाकिस्तान के भिखारी इकट्ठे करके हवाई जहाजों में वापस पाकिस्तान भेजने पड़ रहे हैं। और उन्होंने काफी वार्निंग्स भी दी पाकिस्तान के डिप्लोमेट को जो सऊदी अरब में है कि आप ये हरकतें ऐसे ना करें। उसके बाद बस इसलिए पाकिस्तान की मदद की जा रही है कि पाकिस्तान यूएई की तरफ रुख ना कर ले क्योंकि सऊदी अरब और यूएई के आपस में नहीं बनती है। और फिर जब यूएई के जो सुल्तान जो थे जब वो आए इंडिया पिछले साल दिसंबर में और कुछ घंटों के लिए आए थे और उन्होंने काफी महत्वपूर्ण डिफेंस डील्स को साइन करके उसी दिन वापस लौट गए दुबई। तो ये एक इंडिकेटर था कि दुबई अब इंडिया की ओर हो गया। तो पाकिस्तान को जबरन फिर दुबई से दूरियां बनानी पड़ी और फिर दुबई ने अपने $3 बिलियन भी वापस मांगे टाइम पे जो कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से लिए उधार के तौर पे। तो सऊदी अरब को भी पता था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक से पहली कर्जा चढ़ा हुआ पाकिस्तान के ऊपर और फिर सऊदी अरब ने $3 बिलियन दिए जिसके बदले उन्होंने बोला कि भाई आप अपनी फौजें साउथ ऑफ सऊदी अरेबिया यमन के खिलाफ आप तैनात करो। तो ये पैसे की बदौलत क्योंकि पाकिस्तान के पास ना कोई ऐसी रिसोर्स है ना कोई ऐसी कॉमोडिटी है ना कोई ऐसा रॉ मटेरियल है ना कोई उनके पास ऐसी इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ है जिसपे कि कोई दूसरा मुल्क निर्भर हो या किसी को ऐसी कोई रेयर अर्थ मेटल्स की जरूरत हो पाकिस्तान से। सो पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं ऑफर करने को। तो पाकिस्तान ने अपना सबसे सस्ता और टिकाऊ रिसोर्स दिया है, वो है ह्यूमन रिसोर्स जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसको इन्होंने अब मुफ्त के बराबर दे दिया है सऊदी अरब को। फिर इन्होंने अपनी आर्मी को कमिट किया है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तरफ भी जिसमें कि सभी ISF मेंबर्स को $1 बिलियन डिपॉजिट करना पड़ेगा मेंबर बनने के लिए। तो पता नहीं है पाकिस्तान के पास वो पैसे थे या नहीं उसका मेंबर बनने के लिए। ऊपर से ये ऐसा मुल्क है जिसने
ईरान और अमेरिका की मीडिएशन के लिए पैसे मांगने लग गए कि आप इतना अमाउंट आप हमें क्रेडिट करके दो। अमेरिका ने पूछा क्यों, कहते हैं हमने आपकी और ईरान की भी वार्तालाप करवाई है, इसलिए कि इनकी बर्बादी का कारण ही इनका न्यूक्लियर बॉम्ब बना है। और अब ठीक अगर बात इन्हें लग रहा है कि न्यूक्लियर डेटरेंस ये अगर देंगे किसी मुल्क को, तो ऐसा भी नहीं है कि इजराइल उतावला है या अमेरिका उतावला है, न्यूक्लियर बटन पे उंगली रख के बैठा है कोई। तो ये अपने आप ही पाकिस्तान ने हवा बनाया है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये तारीफ की है, ये टर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के अलायंस की, तो यही तो चाहता था प्रेसिडेंट ट्रंप कि ब्रिंग ठीक योर बात है ट्रूप्स सर। होम। तो अब ये अपने सारे सिपाही गल्फ से निकाल के और साउथ कोरिया से निकाल के वापस अमेरिका ले आएगा। सर मेरा अगला सवाल डोनाल्ड ट्रंप के मक्का डिफेंस एग्रीमेंट में जो अभी समर्थन किया है इसी से है। सबसे पहला सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को इतने दिन क्यों लग गए इस एग्रीमेंट के समर्थन में बोलने में। 7 अगस्त को एग्रीमेंट हुआ था और अब जाके इन्होंने ट्वीट किया। सबसे पहले सवाल ये कि इतना वक्त क्यों उन्होंने लिया। दूसरा, जिस तरह से प्रत्यक्ष रूप से वो समर्थन में आए हैं, इसके बाद इस एग्रीमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस रहेगी, किस तरह से ये मिडिल ईस्ट में माहौल बदलेगा और किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को इससे फायदा होगा। देखिए, जहां तक तो मेरा अगर अनुमान है तो डोनाल्ड ट्रंप ये अलायंस को इसलिए महत्वपूर्ण बोल रहा है क्योंकि जब अमेरिका ऑल आउट ऑफेंसिव के लिए ईरान के खिलाफ जमीन पे उतरेगा, तब ये 3 मुल्कों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो है तुर्की, ओके, सऊदी अरब और पाकिस्तान, जो एक मिलिट्री एक्शन के लिए अमेरिका के साथ खड़े होंगे जब वो ईरान को इन्वेड करेगा। ओके। तो ये बिहाइंड द डोर जो डिप्लोमेसी है, रियलिटी यही है कि वो अपने ज्यादा से ज्यादा अब सोल्जर्स वहां से निकालना चाहता है। खासकर इस दौरान, ये जो युद्ध का जो दौर होगा, जो ग्राउंड ऑफेंसिव का दौर होगा, इसमें ये मिलिट्री बेसिस से अपने सारे सिपाहियों को निकाल के इनको इस्तेमाल किया जाएगा ग्राउंड ऑफेंसिव को लेके, जिसके अंदर पाकिस्तान भी इनकी मदद करेगा, सऊदी अरब भी मदद करने वाला है और तुर्की भी मदद करने वाला है। ओके सर, एक बात और इस एग्रीमेंट को लेकर काफी तेजी से सामने आ रही है। कई जानकार के इसे इस्लामिक नेटो कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी संरचना को देखें तो इसमें 3 देश शामिल हैं और ये तीनों देश किसी ना किसी रूप में अमेरिका के समर्थन से ही इस तरह के एग्रीमेंट में हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप के प्रत्यक्ष सपोर्ट के बाद यह समझना मुश्किल नहीं है कि ये तीनों ही देश जो है किसी ना किसी रूप से अमेरिका पर डिपेंडेंट भी हैं और उसका एक सपोर्ट भी मिलता है। लेकिन इसमें वो देश जो शिया मेजोरिटी वाले हैं, चाहे वो ईरान हो चाहे इराक हो, ऐसे देश इस एग्रीमेंट में शामिल नहीं है। फिर भी इसे इस्लामिक नाटो क्यों कहा जा रहा है? पहली चीज तो मैं यही बोलूंगा कि इस्लामिक नेटो वाला जो शब्द है वो गलत शब्द होगा, क्योंकि ये तीनों मुल्क इस्लाम को नहीं रिप्रेजेंट करते। पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं। तुर्की और सऊदी अरेबिया, यस, तुर्की क्यों? क्योंकि वो ओटोमन एम्पायर का इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, तभी साइप्रस और ग्रीस के साथ इसके कॉन्फ्लिक्ट है। ये अपने एरिया को बढ़ाना चाहता है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है। तो सीरिया हो गया, ग्रीस हो गया, साइप्रस हो गया, तीनों मुल्कों के साथ तुर्की ने अपने प्रॉब्लम्स किए हुए हैं, ठीक है। पाकिस्तान इररिलेवेंट है सिवाय एक चीज के कि इनके पास परमाणु बम है और इनके जो फौजी हैं वो चौकीदार के तौर पे पैसे देके इस्तेमाल किए जाएंगे। और तीसरा बचता है सऊदी अरब। तो देखिए, सऊदी अरब को बेसिकली आज की तारीख में सऊदी अरब जो भी डिसीजन ले रहा है वो अमेरिका के सलाह मशवरे पे ही कर रहा है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा है। और अमेरिका ने काफी चीजें क्लियर कर दी है सऊदी अरब को कि अगर वो चाहता है कि बेसिकली देखिए, मनी मन में सऊदी अरब, अमेरिका और इजराइल एक ही दिशा में, एक ही रुख में, एक ही सोच के साथ है कि ईरान की हार कैसे करवानी है। सऊदी अरब खुल के आके नहीं बोल सकता ये, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर
मुसलमान उम्मा का बहुत प्रेशर है। वो एक मुस्लिम वर्ल्ड को एक किस्म से यूनाइटेड रखना चाहता है, इसलिए कोई इसमें वो नाम नहीं देना चाहता कि कहीं पे सुन्नी या शिया का नाम ना आ जाए इसमें। इसलिए लोग कह रहे हैं इस्लामिक नेटो, मतलब कि इस्लाम की फौज, ठीक है। तो उसके अंदर फिर सुन्नी और शिया का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। हालांकि बाकी सारे मुल्क इसे एक सुन्नी अलायंस बोल रहे हैं, और ये हकीकत है कि ये सुन्नी अलायंस है, क्योंकि तीनों मुल्क सुन्नी मुल्क है। और ये किसके खिलाफ तैयार हो रहे हैं? ईरान के खिलाफ, यमन के खिलाफ, ठीक है। और सीरिया के खिलाफ भी तुर्की ने अपनी काफी कार्रवाइयां की हुई हैं, ठीक है। लेबनान पे वैसे ही इजराइल हावी हुआ है। तो इनडायरेक्टली सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की अमेरिका के ही दिशा पे और उसी के ही डायरेक्शन पे सारी हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अमेरिका से काफी कुछ, जैसे मिलिट्री इक्विपमेंट की डिपेंडेंसी है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी की डिपेंडेंसी है, अमेरिकन बिजनेस हाउसेस की डिपेंडेंसी है, खासकर सऊदी अरब को। तो इसलिए वो रिश्ते अपने बरकरार रखना चाहता है, और वो ही कदम उठाएगा जो कि अमेरिका की सहमति से हो। अगर कहीं पे असहमति है तो वो इजराइल को होगी, जो कि वो अपना मन अमेरिका के सामने रख देता है कि ये ठीक है, ये गलत है। और इसलिए इजराइल अभी भी इंसिस्ट कर रहा है कि जल्द से जल्द ईरान की टॉप लीडरशिप को डिसमेंटल किया जाए, क्योंकि अगर 47 साल बिना एक्शन के अगर इतना ताकतवर ईरान आज है, तो अगर सीज फायर कर दिया तो शायद ही इसके बाद कोई मौका ऐसा मिले जिसमें कि कोई वो पोजीशन में हो कि ईरान को दबा के रखे या उसे हराने की पोजीशन में रहे। तो इसलिए यही मौका है जिसमें कि इजराइल मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का जो मकसद है वो तभी कामयाब होगा जब ये शियाई मुल्क, जिन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर बाधाएं और प्रॉब्लम्स डाल के रखी हैं, इनको काबू में कर लिया जाए। ठीक बात है सर। एक और नई डेवलपमेंट इसमें हुई है, वो है टर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि इसमें इजिप्ट भी शामिल हो सकता है। आखिर ये देश इजिप्ट को क्यों शामिल करना चाहते हैं, और इजिप्ट भी शामिल हो जाता है तो इस अलायंस का क्या स्ट्रक्चर बदलेगा या क्या फायदा होगा? देखिए, मिस्र को ये इसलिए इंक्लूड करना चाहते हैं क्योंकि एक किस्म से ये मिस्र के लिए एक सिक्योरिटी के तौर पे देखा जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल इजराइल के साथ सटा हुआ है। और बेशक इजिप्ट एक मिलिट्री हैवी वेट है, पर वो जानता है कि इजराइल के सामने उसकी कोई औकात नहीं है जंग जीतने की, वो अकेले भी कुछ नहीं कर सकता है। तो अगर उसे इजराइल पे फ्यूचर में अगर दबदबा बनाना है तो उसे सऊदी अरब के साथ ही चलना पड़ेगा। अब मुद्दा आता है कि अगर तो पाकिस्तान ने ओपनली धमकी दी इजराइल को, जो कि वो देगा परमाणु बम और वेपन को लेके, तो जो हाल अभी ईरान का होने वाला है या हो रहा है, वो ही हाल पाकिस्तान का होगा बाय दी वेस्टर्न कंट्रीज, जिसमें कि सऊदी अरब को साइड पे बिठा देंगे, तुर्की को साइड पे बिठा देंगे, इजिप्ट को अलग से चुप बैठना पड़ेगा क्योंकि इजराइल बिल्कुल बाजू में है, और फिर अमेरिका अपने तरीके से हैंडल करेगा। जैसे कि अगर आप मेरी ट्विटर अकाउंट पे जाओ, जो है @मेजर SAMMERTOR, तो मेजर समर टूर वाले अकाउंट पे आप जाओगे तो हाल ही में 3 दिन पहले एक बलूचिस्तान के सीनियर लीडरशिप को अमेरिकन पॉलिटिशियंस ने ग्रीट किया और वेलकम किया, और बैकग्राउंड में बलूचिस्तान का फ्लैग भी है। तो वो पोस्ट भी मैं आपसे शेयर करूंगा, वो आप दर्शकों को दिखाइएगा। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक मूव शुरू किया यूएसए ने, एक किस्म से पाकिस्तान की अगर कोई चाल हुई यूएसए को साइडलाइन करने की, सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलके, कि वेस्टर्न अलायंस या ये वेस्टर्न कंट्रीज को अलग थलग कर दें, हम अपने तरीके से चलें, तब अमेरिका के पास एक कंट्रोल स्विच है जो है बलूचिस्तान, जिसको इन्होंने अभी अभी एक्टिवेट किया है, उनके मिनिस्टर को तवज्जो देके और वेलकम करके।
ठीक बात है सर। सर, एक डोनाल्ड ट्रंप का फैसला और है जिसको मैं ज़रूर समझना चाहूँगा कि आखिर उनकी इस फैसले के पीछे रणनीति क्या है। वो है साउथ कोरिया के साथ जो यूएस की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसको उन्होंने कहा इसे कम कीजिए। हालांकि अभी उस पर साउथ कोरिया ने कहा कि अब वो उस पर कोई खास बयान नहीं दिया और वो एज पर द शेड्यूल जाएगा। बट ये है कि साउथ कोरिया के साथ एक्सरसाइज कम करना और नॉर्थ कोरिया के लीडर की तारीफ करना, डोनाल्ड ट्रंप का इस तरह के बयान के पीछे या इस कोशिश के पीछे क्या रणनीति हो सकती है? व्यक्तिगत रूप में मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा। देखिए, नहीं ऐसे नहीं है कि उन्होंने पहले भी तारीफ की है नॉर्थ कोरिया के लीडर की, और वो इसलिए की है कि देखिए बहुत बड़ा एक बैरियर बन चुका है कि कोई बात ही नहीं कर रहा है। आप अगर बात शुरू करेंगे तो कम से कम थोड़ा थोड़ा प्रेशर बनने लगेगा कि आप इतने टेस्ट ना करो, एक्सपेरिमेंट मत करो, हम आपके लिए थ्रेट नहीं है। उन्हें यकीन दिलाया जाएगा, भरोसा दिलवाया जाएगा, रिश्ते अच्छे करवाए जाएंगे, उनकी आवाम के लिए खाना पीना उसका बंदोबस्त कराया जाएगा। मैल न्यूट्रिशन से काफी लोग वहां पे हताहत हुए हैं और मर रहे हैं। तो बेसिकली वो सॉफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए किम जॉन उनको नेगोशिएशन टेबल पे लाना चाहते हैं। तो देखिए, अगर तो देखिए जाहिर सी बात है दोनों की आपस में नहीं बनती। अब नहीं बनती है तो सीधी बात है कि आप बात भी नहीं करोगे तो फिर आगे कोई बात ही वार्तालाप ही नहीं होगा। तो कम से कम ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस कम करने का फैसला किया साउथ कोरिया के साथ, ये एक डिप्लोमेटिक कदम है कि उत्तर कोरिया के साथ टेंशन्स का माहौल कम हो जाए, वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो जाए। क्योंकि देखे 1950 या 55 से वहां पे यूएस सोल्जर्स की डिप्लॉयमेंट रही है। तो आप सोचे कितना खर्चा हुआ होगा अभी तक डॉलर्स में, कि अमेरिका का टैक्स पेयर का पैसा, फिर ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट ओवरसीज, इतने लंबे लंबे टेन्योर्स, ठीक है, फिर लॉजिस्टिक प्रेशर, ठीक है, आपको वहां से सामान लाना, ले जाना, चेंज करना, मेंटेन करना, ठीक है, फिर जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं उसका खर्चा, उसका रिस्क, ठीक है, फिर आपने इतना मतलब ये दक्षिण कोरिया का भी खर्चा जो भी है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी उठा रहा है अमेरिका। तो देखिए हर जगह से अमेरिका की जेब ढीली हो रही है, उन पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है। और अलग से हमें यह भी मन में रखना होगा कि चाइना और उत्तर कोरिया बहुत ही करीबी दोस्त है। तो जब भी चाइना चाहे अमेरिका के ऊपर हावी होने के लिए तो वो उत्तर कोरिया को पंप दे देगा कि भाई तुम यहां पे हरकत शुरू कर दो, तो इधर भी अमेरिका के ट्रूप्स बिजी हो जाएंगे। तो करने को तो चीजें बहुत खराब हो सकती हैं। और मुझे लगता है कि ट्रंप रिश्ते इसलिए अच्छा बनाना चाहते हैं उत्तर कोरिया के साथ ताकि चीन अगर ताइवान लेने की कोशिश करे तो अमेरिकन ट्रूप्स को कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, वो फोकस्ड रहे कि अगर ताइवान है तो ताइवान पे ही फोकस रहे। क्योंकि अगर उत्तर कोरिया के साथ रिश्ते नहीं ठीक हुए, और मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, जिस दिन बीजिंग का इन्वेजन फॉर ताइवान होगा उस दिन उत्तर कोरिया साउथ कोरिया को एक्टिवेट करेगा ताकि अमेरिका को साउथ चाइना सी का पूरा फोकस उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच आ जाए और ताइवान चीन बड़ी आसानी से ले सके। एक चीज मन में जरूर रखना कि उत्तर कोरिया ने ही ईरान के आईसीबीएम के प्रोजेक्ट को एग्जिस्ट करवाया है, उसकी मदद की है। जो बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है उत्तर कोरिया के पास, जो न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स भी है उत्तर कोरिया के पास, साइबर फाइटिंग कैपेबिलिटी भी है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी है। तो अगर किसी को लग रहा है कि सियोल ने अपनी तैयारी नहीं की है और प्योंगयांग ही सिर्फ तैयारी कर रहा है, तैयारी हर जगह से हो रही है। पर जिस तरीके से प्योंगयांग ने अपनी तैयारी की है उत्तर कोरिया ने, और जिस तरीके से वो उसने इतने सालों से जो ईरान की मदद करता आया है, उसकी बदौलत है कि आज ईरान इतनी स्ट्रांग पोजीशन में है। तो हमें
किम जॉन उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। और मैं आपको बता रहा हूं, कल अगर कोई भी हरकत होती है साउथ चाइना सी में, तो उत्तर कोरिया चीन के इशारे पे 101% एक्टिवेट होगा। और इसी की वजह से क्वाड को बनाया गया है, और इंडिया को भी प्रोएक्टिव और पूरी नजर रखनी पड़ेगी अंडमान निकोबार आइलैंड से मलाका स्ट्रेट की एंट्री के लिए। कोको आइलैंड्स एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वाली जगह बन सकता है भारत के लिए। उसी तरीके से जिस तरीके से जापान के लिए काफी टापू हैं जो कि चाइना क्लेम करता है, डिस्प्यूट बना हुआ है जापान के लिए। तो जापान और भारत का जो अलायंस है वो बहुत ही मजबूत होना पड़ेगा अगर चाइना को काउंटर करना है, क्योंकि चाइना के साथ उत्तर कोरिया मौजूद है और वो ताइवान को अगले साल लेने के लिए पूरी प्लानिंग बना चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।